तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक के आपने वीडियो देखे होंगे। जो लगातार लाइव जुड़े थे उन लोगों ने भी चैनल के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं ली होंगी, लेकिन मैंने वादा किया था कि शाम तक पूरा निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा। दिन भर के घटनाक्रम को इन शॉर्ट हम जानने का प्रयास करेंगे। डिटेल तरीके से अगर आपको चीज़ों को देखना है तो प्रीवियस वीडियो को आप लोग जो है फोकस में ले सकते हो। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज की जो बहस हुई है वो कहाँ तक किस ओर घूमी है और क्या कुछ यहाँ पर बहस निकल के आई है और उसका निचोड़ क्या है, इन शॉर्ट देखेंगे। दोस्तों, बीएड और बीटीसी का जो मामला है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जज साहब ने अगर देखा जाए तो आज पहली बार कायदे से सुनवाई की है। पहले समय ही नहीं मिल पा रहा था और आज का जो केस है वो काफ़ी कुछ एनसीटी पर ही डिपेंडेंट था। एनसीटी के अधिकारों की व्याख्या और एनसीटी की मतलब पावर्स, इन सब पर था। जज साहब के जो क्वेश्चंस थे वो तो यहाँ पर सीधे से ऐसे लग रहे थे कि शायद वो चाहते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स 1 to 5 में ना रहें। उनके क्ल्यूज भी रखे गए, मतलब उनके क्वेश्चंस ऐसे थे। लेकिन मैं बिल्कुल से नहीं कहूँगा कि जज साहब देखिए वो तो निष्पक्ष हैं, फैक्ट्स पर ही डिसीजन देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना होता है। अगर आप समझा ले गए और ऑन द बुक्स आपके जो है उसी पर डिसीजन हो जाता है। लेकिन जो जज साहब के क्वेश्चन हैं, पहला प्रश्न यही था कि ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है, आखिरकार क्यों आप ब्रिज कोर्स ला रहे हैं। एनसीटी से स्पष्ट तौर पर पूछा गया। मनीषा मैम अपने पावर्स की व्याख्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी एनसीटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो जज साहब ने यही कहा कि आखिरकार ब्रिज कोर्स आप क्यों ला रहे हैं, इसीलिए ना कि बीएड फुल्ली एलिजिबल हो जाए 1 to 5 के लिए। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही हुआ कि बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर 1 to 5। इस पर एनसीटी ने प्रोटेक्ट किया कि हम कोर्स ला रहे हैं, एलिजिबल कर देंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएगा बीएड अगर उसको ब्रिज कोर्स मैंडेटरी इसी वजह से करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें घुमाते हुए एनसीटी ने क्वेश्चन को ये कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जज साहब ने यही पूछा कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, क्या आपने कोई सर्वे करके रखा है, आपके पास कोई सर्वे है कि पब्लिक क्या चाहती है, लोकहित में क्या आपने कोई सर्वे किया है, क्या लोकहित में कोई आपके पास प्रपोजल आया है जिसके आधार पर आपने रूल्स को अमेंड किया। तो ये एक बड़ा पॉइंट था। और दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और किया गया जज साहब के द्वारा कि मान लीजिए, जज साहब ने खुद को कहा कि मान लीजिए मैं एक डिप्लोमा कैंडिडेट हूँ, मेरे पास डीएलएड है, ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल हूँ और मेरी पूरी लाइफ इसी में लगी हुई है, मेरा पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है, मेरे गोल्स में ही है 1 to 5 में एज इफ टीचर बन के पढ़ाना, और ऐन वक्त पर आप किसी दूसरे को ला रहे हो, तो ये किस प्रकार से आप जस्टिफाई करोगे। मेरे लिए तो सिर्फ 1 to 5 की भर्तियों में ही आवेदन का मौका है, मैं अपर में जा नहीं सकता, जबकि बीएड कैंडिडेट्स हायर सेकेंडरी में हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए बने हैं, तो आप उनको 1 to 5 में क्यों ला रहे हैं। इस पर भी एनसीटी ने पूरी तरीके से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और फिर दोस्तों देखा जाए तो एनसीटी से ये पूछा गया कि क्या आप बीएड के फेवर में हो, डू यू वांट टू अलाउ बीएड कैंडिडेट्स। तो एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम ना तो बीएड के फेवर में हैं और ना ही डीएलएड के फेवर में हैं, हम अपने पावर्स के फेवर में हैं। हमारे पास पावर्स हैं, अधिकार हैं, हम उनको कन्फर करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये फैसला लिया है। और हमारे जो फैसले हैं वो सभी राज्यों के लिए बाइंडिंग हैं,
वो बाध्यकारी हैं। एनसीटीई की गाइडलाइंस को एज इट इज़ फॉलो करना हर एक राज्य के लिए बाध्यकारी है। सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो इन गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए बीएसटीसी कैंडिडेट्स को ही ओनली अलाउ कर रहा है 1 to 5 में, और बीएड को बाहर कर रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण दिया, उत्तराखंड का भी दिया, उत्तर प्रदेश का दिया, बिहार का दिया, इस प्रकार के बहुत सारे स्टेट का उदाहरण दिया कि हमारे गाइडलाइंस को लगातार अन्य स्टेट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो बहस हैं वो देखने के लिए मिली हैं। और दोस्तों देखा जाए तो जज साहब ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम हैं, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो पक्ष रख रही थी बीएड कैंडिडेट की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि बीएड कैंडिडेट्स को राम शरण मौर्य में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है, और उन्होंने भी एनसीटीई की पावर्स की व्याख्या की, और साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार ने एक संस्था को नामित किया है इसका डिसीजन लेने के लिए कि कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वो संस्था एनसीटीई है, और एनसीटीई ने इन कैंडिडेट्स को अलाउड किया है बीएड को 1 to 5 के लिए। उसने अपनी जो कंडीशंस हैं उनको भी बताया है, अपने नॉर्म्स बताए हैं, और साथ ही साथ अपनी गाइडलाइंस में भी स्पष्ट तौर पर बताया है। तो ये सभी राज्यों के लिए बाइंडिंग है। तो कुल मिलाकर घुमा घुमा के चीज़ें वहीं पर आ रही थी। और देखा जाए तो जज साहब ने एक क्वेश्चन और साफ तौर पर कहा था कि अगर आपके एनसीटीई को छोड़ करके, आपके पावर्स को छोड़ करके और सारी चीज़ें देखी जाएं तो वो सब आपके खिलाफ हैं। ये चीज़ें साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत हद तक मामला डाइवर्टेड हो रहा था बीएड से, लेकिन ऐन वक्त पर एनसीटीई का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो रूल्स हैं ऑन द बुक्स, अगर देखा जाए तो एज इट इज़ जो चीज़ें एनसीटीई ने अपने प्रोटेक्शन में बोली हैं वही सब लिखी भी हुई हैं। इवन बीएसटीसी के भी एडवोकेट से जज साहब ने क्वेश्चन किया कि क्या एनसीटीई के पास ऐसा कोई पावर है कि वो नियम को बना सकें। तो इस पर बीएसटीसी के भी एडवोकेट्स ने हामी भरी है, और एक्चुअल में ये बात है कि एनसीटीई एक संस्था है। आरटीई एक्ट 2009 की भी बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक संस्था की बात की गई है जो क्वालिटी टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए लगातार अपने रूल्स को बनाएगी। और एनसीटीई ने भी यही बात को कहा है कि हम समय समय पर अपनी गाइडलाइंस में संशोधन करते रहते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों बहस रही है, और बीएड का पूरी तरीके से पक्ष रखा गया है, और चूंकि मेन पिटिशनर बीएड ही है, और लास्ट में बीएसटीसी की सुनवाई हो रही थी, मतलब बीएसटीसी के एडवोकेट्स अपना पक्ष रख रहे थे। और ये एक बात जज साहब ने ये भी कही है कि जब लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी एलिजिबल हैं, ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो आखिरकार बीएड कैंडिडेट्स का इंक्लूजन क्यों किया जा रहा है। तो जज साहब ने एक वैकेंसी का भी उदाहरण दिया कि अगर 200 वैकेंसी हमारे पास आती है, ऑलरेडी 400 कैंडिडेट डीएलएड के हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो फिर बीएड को रख के हम क्या करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको हमको अलग से एक ब्रिज कोर्स भी करवाना पड़ेगा, मतलब कि प्री मैच्योर हैं, अभी मैच्योर्ड कैंडिडेट्स, ऑलरेडी फुल्ली एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर हम दूसरों की तरफ क्यों जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल था। तो इन सवालों के जवाब दिए गए हैं, लेकिन जो कह लें पीएस पटवालिया साहब हैं, ये साफ तौर पर बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के राम शरण मौर्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस विषय को अगर हम ध्यान में रखें तो हम उसके तहत एलिजिबल हैं और हमको अलाउड किया जाना चाहिए, और हम जो है 1 to 5 के लिए फुल्ली जो है एक्सेप्टेड हैं। यहाँ पर उन्होंने फुल स्टॉप किया कि हम कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में ही आए थे,
रामशरण मौर्य वाले केस में, जो उत्तर प्रदेश का है 69,000 शिक्षक भर्ती का है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, तो उसमें बीएड को अलाउड किया गया था। तो ये चीज़ें भी कही गई हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कल की डेट में क्या कुछ होता है। देखा जाए तो कुछ एक चीज़ें बीएड के फेवर में हैं और बहुत कुछ चीज़ें बीएसटीसी यानी कि डीएलएड कैंडिडेट्स के फेवर में हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन क्या कुछ देता है, और साथ ही साथ कल 10:30 बजे आफ्टर मिसलेनियस ये मैटर सुना जाएगा, और इसमें कल पूरी उम्मीद है कि मैटर जो है सुरक्षित कर लिया जाएगा, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बीएड बीटीसी का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए लगातार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में और फेसबुक में शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और लगातार हम जो अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं आप सभी तक साझा करते रहें। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी बहस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट चीज़ों को रखा जाता है। इसमें हम किसी भी का फेवर लेके चीज़ों को नहीं लाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। उसके लिए सॉरी है, और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएंगे वो सभी को मानना होगा और वो सबके लिए सही भी होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल ऑर्डर देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।